है ना, ये आपका जाएगा। यूनिट वेक्टर, तो क्या होता है भाई यूनिट वेक्टर, एनी आइडिया व्हाट इज यूनिट वेक्टर? बताओ मुझे, यूनिट वेक्टर के बारे में कोई आइडिया है क्या आपको? सर लाइक वेक्टर्स जिनके लिए डायरेक्शन फिक्स्ड होती है और मैग्नीट्यूड 1 होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला मैंने कि यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस वेक्टर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 and its only purpose to represent direction, to represent direction। हाँ? तो इसका एक ही पर्पस है डायरेक्शन को शो करना। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिससे मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे कि कोई वेक्टर अगर आपने लिखा तो इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, प्लस उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे लगा दूं साइन कोई, तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन खत्म हो गई यहां से। इसी में अगर आप इस तरह से कोई कैप लगा दो तो इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज ए यूनिट वेक्टर, है ना। किसके ऊपर अगर हम कैप लगा दें तो ये चीज होती है, क्या होती है, इसलिए आपकी यूनिट वेक्टर होती है ना। यूनिट वेक्टर की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ डायरेक्शन होती है। जैसे इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें सिर्फ ओनली डायरेक्शन होती है। और इसका मैग्नीट्यूड कभी भी हम निकालेंगे ना तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, इसलिए आपका 1 होता है ना। तो अब एक चीज है कि अगर वेक्टर दिया तो उससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो सिंपल सा है। अगर किसी ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। क्योंकि जब वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर आता है वो आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है। और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो ए वेक्टर की होती है ना, कि डायरेक्शन वही होती है जो आपकी ए वेक्टर की होती है। इस तरह से आपका, है ना। मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो मैं इसका डायग्राम ऐसा बना सकता हूँ, है ना, कि भाई यूनिट वेक्टर और वेक्टर में डिफरेंस ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई वेक्टर मैं शो कर रहा हूँ ऐसे, है ना, ये कोई भी ए वेक्टर है, ऑब्वियस बात है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई 1 को जरूरत थोड़ी, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इसका यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर के अलोंग ही होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ये क्या, है ना। इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी आ, वो आपकी यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी, बस इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका गया इस तरह से आंसर, ये हम शो कर सकते हैं। सडन। हाँ, ये आपका गया राइट, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अभी जो होता है ना, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं उसको शो करने के लिए भी हम स्पेशल यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, है ना। ये आपके 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज है, तो उसको शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, है ना। कि जैसे आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे क्यूबॉइड बना के शो कर सकता हूँ ऐसे,
है ना, कि क्यूबॉइड बना लेते हैं, कीवर्ड से ही 3D शो हो सकता है आपका ये ऐसा बना दिया मैंने, है ना। एक कोई क्यूबॉइड फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसा, ये ऐसा, है ना। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके हैं, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, है ना, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया जेड एक्सिस, है ना, और ये आपका ऑरिजिन है, ठीक है नहीं। तो मैं जैसे क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वो उसको हम बोलते हैं आई कैप, है ना। तो सिंपल से मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज आई कैप। अगर यूनिट वेक्टर है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 हो जाएगा, ये आपका आई कैप हो गया, है ना। या यहाँ पे शो मत करो, आप लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस जो होता है उसको हम जे कैप लिखते हैं, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। एंड आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस जो होगा, है ना, वो आपका के कैप हो जाता है। के कैप का ही मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो वही बात है कि एक एक्स को शो कर रहा है, एक वाई को शो कर रहा है, एक जेड को शो कर रहा है, जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि 3 वेक्टर्स मैंने ले लिए, कोई भी वेक्टर मैंने ऐसा ले लिया, ये वेक्टर है मेरा, ये जो इसके अपोजिट कॉर्नर्स को ये वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, दिस इज ए वेक्टर। तो जैसे आप एक्स और वाई कंपोनेंट बोल रहे थे ना, अब इसके 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका आपका ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर जो होगा, है ना। इसको एरो को यहाँ से हटा दो, ये पूरा वेक्टर जो होगा ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये का, है ना। ऐसे ही यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपका वाई कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरह से यहीं पे शो कर देते हैं, दिस इज योर वाई कंपोनेंट। इस इसी ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये आपका ए वाई हो गया, है ना, ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया। अब इसका एक जेड कंपोनेंट भी होगा क्योंकि 3D वेक्टर है ना, तो ये वाला जो वेक्टर होगा दिस इज द जेड कंपोनेंट, इसको हम ए जेड लिख सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा ना कि पैरेलली हम, जैसे ए वाई अगर ये है, मैं इसको भी तो ए वाई लिख सकता था, इसको पैरेलली मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर ये ए जेड है, मैं इस वेक्टर को भी ए जेड लिख सकता था। तो आप देखो, अगर पॉलीगॉन लॉ में यूज करूं, मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए जेड हो जाएगा। तो जो ए वेक्टर होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर, है ना। कि भाई ए के अगर कंपोनेंट है तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, 3 वेक्टर हो गए, और उसका रिजल्टेंट आपका ये आ गया। तो एक तो लिखने का तरीका है कि ऐसे लिख दो आप इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को अगर लिखना है ना, तो ए एक्स का पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देंगे, वेक्टर साइन उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, और चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। अंडरस्टूड है कि आई कैप के साथ जो भी चीज लगी होगी वो एक्स कंपोनेंट होगी। ऐसे ही अब ए वाई वैक्टर का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देंगे, और चूंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पे जे कैप लिख देंगे। ऐसे जेड एक्सिस का भी हम क्या लिख देंगे, बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड लिख देंगे और इसको के कैप लिख देंगे। तो ये इस तरह से लिखते हैं ना, तो इस तरह के लिखने को बोलते हैं इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, है ना। ये जो चीज होती है, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है कि मेरे माइक से बेटा? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है, फिर एक बार माइक ऑफ करके ऑन कर। अब कैसा आ रहा है? अभी तक तो नहीं आया। आ रहा है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, कई बार हो जाता होगा, है ना। तो इन यूनिट वेक्टर नोटेशन बोलते हैं। तो वेक्टर को लिखने का एक तरीका तो ये है कि ऐसे कर दें हम इस तरह से, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि भाई इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो और उसके साथ आई कैप लगा दो, अंडरस्टूड एक्स कंपोनेंट हो जाएगा।
अब ऐसा अगर वेक्टर आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें, ये वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, तो इसके लिए सिंपल सा हम ये यूज कर लेते हैं, आई कैप का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर दो आप, ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसका आप स्क्वायर कर दो, और जो के कैप का कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर दो, तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो सही जानना आपने कि जब भी आई कैप जे कैप और पी कैप के टर्म्स में चीज दी होगी तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे। और अगर कोई आपसे पूछे कि ए वेक्टर है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो जो भी ए का वेक्टर है उसके, सॉरी, जो भी आपका ए वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ए कैप आ जाएगा। मतलब ए वेक्टर अगर आपका था ए एक्स आई कैप, प्लस आपका ये आ जाएगा ए वाई जे कैप, प्लस आपका आ जाएगा ए जेड के कैप, उसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो अंडर रूट आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना, ये आपका आंसर आ गया, है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, पता नहीं क्यों आ रहा है यार साउंड, चलो इसको लिख लो फिर तो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। सर हाँ सर हमें लाइक तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, लाइक जो यूनिट वेक्टर्स में गिवन नहीं है, नॉर्मली है, तो उनको लाइक हम पहले दो को ऐड कर लेंगे फिर तीसरे को ऐड करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो तो सर लाइक कैसे भी लाइक किन्हीं भी दो को ऐड कर सकते हैं, फिर तीसरे को ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा ना। सेम ही आएगा क्योंकि वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है, ओके सर। करोगे तो आ जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशंस, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालेंगे और ए कैप का तो आपको पता ही है कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा आपको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आ गया राइट। तो कहाँ पे कैसे यूज होता है अब आप समझ जाओगे कि इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं। पहले आप इसको लिख लो, देखता हूँ मैं कोई कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपसे। बेटा राहुल आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? राहुल कैन यू हियर मी? ठीक है, ये आपका गया। चलो मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उससे आप समझोगे ज्यादा।
हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे आप 3 वेक्टर बोल रहे थे ना, तो 3 वेक्टर को हम इससे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट 2 वेक्टर के लिए तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लोगे आप, 3 वेक्टर्स के लिए ये सब सही रहता है, यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। देखता हूँ, बताता हूँ बेटा, यहाँ सभी सोच लेता हूँ मैं से। पहले वो वाला कर लो ना, डायमेंशंस वाले, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। बस यहाँ पे ये एंगल का वैल्यू ध्यान रखना आप इसमें, कि एंगल की जो वैल्यू होती है ना, वो ये होती है, जो sin 37 होता है, जैसे मैंने पहले बताया भी होगा, इज 3/5, एंड cos 37 डिग्री इज 4/5।
हाँ रेयांश सही है आपका आंसर। ठीक है चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना कैसे करते हैं। देखो तो तीन वेक्टर आ गया ना, इसलिए तो आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा है। अब मैं सबको क्या करूंगा ना, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना शुरू कर दूंगा। 1 मिनट के आंसर आंसर आ जाएगा आपका। हाँ दिव्य सही है आपका आंसर, मेरा आंसर इज करेक्ट। सबको मैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में करना शुरू कर दूंगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये वेक्टर अगर ए वेक्टर ले लूं मैं ऐसे, इस वेक्टर को अगर मैं बोलूं बी वेक्टर है, और ये अगर सी वेक्टर है, तो बी और सी को तो एकदम लिखना आसान है। बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 3 i कैप, सी वेक्टर को भी लिखना एकदम आसान है, ये आपका हो जाएगा 2j कैप। ए को एक्चुअली रिजॉल्व करना पड़ता है। तो ए के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 37, और इसका जो y कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 sin 37। जब आप ए वेक्टर को लिखोगे ना, तो 5 cos 37 आपका जो होगा 4 आ जाएगा, तो आप लिख दोगे ये हो जाएगा 4 i कैप प्लस 5 sin 37 डिग्री आपकी 3 आ जाएगी, बस 3j कैप आ गया। बस तीन वेक्टर को आपने इसमें लिखा, आपका काम हो गया। एकदम आसान सी चीज है ये। अब आपको रिजल्टेंट निकालने का मतलब यही तो है कि सबको सम कर देना है आपने। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जब आप सम करोगे तो आई के साथ आई ऐड हो जाएगा, तो ये 7 i कैप हो जाएगा। जे के साथ जे ऐड हो जाएगा, है ना, जे के साथ जब जे ऐड होगा तो ये आपका 6j कैप हो जाएगा, है ना। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कॉन्सेप्ट ये तो होता है कि 7 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा आप देखो, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? सर 6j कैप नहीं होगा, वो 5j कैप होगा ना, अच्छा ये 3। 5j कैप होगा, ये मैंने गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, नहीं। अच्छा ये 3 2 5 5j कैप हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे कितना आ गया आपका आंसर, √74। यस सर। हाँ, √74 8.6 के इक्वल हो जाएगा मीटर। मतलब एक पर्सन कोई ऐसे गया और ऐसे गया और यहाँ पहुंच गया, तो आपने ये चीज तो निकाली है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब आपने ये चीज निकाल ली भाई, देखो कि अगर ये ऐसे जाके ऐसे पहुंच गया है, तो रिजल्टेंट आपने इस तरह से निकाल लिया ऐसे, ये वेक्टर कितना होगा, ये वाला, है ना। तो ये रिजल्टेंट आपने निकाल लिया, है ना। एक्चुअली ऑलमोस्ट एंगल बहुत कम है बीच में, इसलिए लग रहा है कि इसके पैरेलल जा रही है नहीं, है ना। अब डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, परपेंडिकुलर जे के साथ जो लगा होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, और आई के साथ जो लगा होगा वो 7 हो जाएगा, तो टेन थीटा 5/7 हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू जो होगी, ये अल्फा हो जाएगा, सॉरी अल्फा, अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स 5/7 हो जाएगा, है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ मतलब उसकी वैल्यू प्रिसाइज नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख दोगे, ये भी आंसर सही है। सर हाँ तो लाइक अगर किसी लाइक tan अल्फा हमने tan अल्फा इक्वल टू 5/7 लिख दिया एंगल, तो उसमें भी चल जाएगा काम? नहीं, ये अल्फा लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में से। तो लाइक ये लर्न कर ले। नहीं लर्न क्या करना है, ये 10 अल्फा = 5/7 होता है, तो 10 जब इधर जाएगा तो इनवर्स फॉर्म में लिख देंगे हम इसको। भाई जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे 10 अल्फा की वैल्यू सपोज √3 आ जाती, जब आप अल्फा लिखते हो तो लिखते हैं आप 10 इनवर्स √3, है ना। ऐसे लिखने का तरीका होता है, लेकिन आपको होता है 10 इनवर्स √3 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कितना होता है आपको पता नहीं है ना, तो ऐसे छोड़ देंगे। तो जो एंगल नहीं पता होता है उसको अननोन के टर्म्स में हम छोड़ देते हैं।
सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो कर ही नहीं है हमने। अरे बस ये बस लर्न कर लो, इन्वर्स कर लेते हैं इसे। ओके सर। बस, पूरा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ते हैं, इन्वर्स लिख सकते हैं बस। ठीक है, तो 3 4 5 जैसे भी करना है सबको आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करो और सिंपल ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसे। चलो ये हमने आज यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, तो है ना। तो नेक्स्ट वीक में आपके डाउट्स होंगे चैप्टर 1 के, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, है ना, तो वो कंप्लीट कर लेना आप। सर हाँ बताओ। सर आपके टाइम टेबल में हमारी ट्यूसडे को क्लास है? मेरे टाइम टेबल में देखना पड़ेगा, ये देखा नहीं मैंने। सर लाइक हमें जो टाइम टेबल मिला था ना उसमें हमारी क्लास नहीं थी। लाइक जो हमारी लाइक सिर्फ संडे को क्लास थी हमारी, हटा दी थी, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर संडे को क्लास होगी ना तो हम संडे को ही कर लेंगे। ओके सर। नो प्रॉब्लम, संडे को कर लेंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा, डाउट्स तुरंत हो जाएगा, है ना। संडे को ही कर लेंगे, अगर संडे को क्लास होगी तो नो प्रॉब्लम, है ना। वो आप जल्दी कोई ऐसा नहीं है, नहीं भी क्लास होगी तो कोई बात नहीं, उसको हम कर लूंगा मैं, कभी क्लास का टाइम एक्सटेंड कर देंगे, है ना। तो आपका सिलेबस करवाना है मुझे, कब तक करवाना है, डेट क्या बताया था मैंने? सो 15 दिसंबर। बस 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस होगा। लेकिन सर लाइक मैंने मैंने मैम को बोल दिया था कि लाइक 2 क्लास कैंसिल हो गई थी, तो मैंने मैम को बोल दिया था लाइक आईजेएस वाली क्लासेस तो हो ही नहीं रही है, तो मैम बोल रही थी तो मैं शेड्यूल चेंज करवाती हूँ, मैम बोल रही थी। हो सकता है करवा देंगे, हो सकता है करवा देंगे वो, यस सर। जाएगा मेरे, वो करवा देंगे तो मेरे पास भी आ ही जाएगा वो, है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय सर।